हम फूलों को अक्सर उनकी खूबसूरती के लिए ही देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि हर फूल असल में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है? आज हम इस खूबसूरत डिजाइन के पीछे छिपे विज्ञान और इसकी पूरी बनावट को समझेंगे। चलिए प्रकृति के इस ब्लूप्रिंट को जरा करीब से जानते हैं। हम रोजाना अपने आसपास फूल देखते हैं, लेकिन शायद ही हम उनकी जटिल बनावट पर गौर करते हैं। सच तो यह है कि हर फूल एक छोटी परफेक्ट मशीन की तरह है, जिसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया है। तो आज हम इसी प्राकृतिक इंजीनियरिंग के रहस्यों को परत दर परत खोलकर देखेंगे। किसी भी फूल की बनावट को समझने की चाबी है वर्ल शब्द में, जिसे हम चक्र भी कह सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग में एक के ऊपर एक अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। ठीक वैसे ही एक पूरे फूल में ऐसे 4 मुख्य चक्र होते हैं जो एक दूसरे के अंदर जमे होते हैं, और हर एक का अपना एक खास काम होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये 4 चक्र एक निशाने या टारगेट की तरह लगे हुए हैं। तो हम अपनी खोजबीन सबसे बाहरी यानी सबसे प्रोटेक्टिव लेयर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे फूल के दिल तक यानी उसके रिप्रोडक्टिव कोर तक पहुंचेंगे। इससे हमें ये समझने में बहुत आसानी होगी कि कैसे हर परत अपनी अंदर वाली परत को सपोर्ट और सुरक्षा देती है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे बाहरी परत से, वो परत जिसका एकमात्र मकसद है सुरक्षा देना। ये समझिए कि ये फूल का पहला सुरक्षा कवच है। इस पहले चक्र को कहते हैं कैलिक्स और इसकी हर एक यूनिट कहलाती है सेपल। ये आमतौर पर हरी होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। इनका काम बिल्कुल एक बॉडीगार्ड जैसा है। जब फूल कली होता है तो उसके नाजुक अंदरूनी हिस्सों को हर खतरे से बचाकर रखना। चलिए अब एक परत और अंदर चलते हैं, जहां फोकस सुरक्षा से हटकर आकर्षण पर आ जाता है। ये फूल का वो हिस्सा है जो हमें सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है। दूसरे चक्र को कोरोला कहते हैं, जो रंग बिरंगी पंखुड़ियों से बना होता है। इसका काम डबल है। पहला और सबसे जरूरी काम अपने चमकीले रंगों से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकों को एक तरह से दावत पर बुलाना, और दूसरा काम है अंदर के नाजुक प्रजनन अंगों को सुरक्षा की एक और परत देना। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं फूल के बिल्कुल केंद्र में, इसके रिप्रोडक्शन इंजन के पास। असल में सारी जरूरी क्रिया यही होती है जिससे नई पीढ़ी का जन्म होता है। फूल के दिल में 2 मुख्य प्रजनन सिस्टम होते हैं। एक है एंड्रोशियम जो नर प्रजनन अंग है, और दूसरा है गाइनोशियम जो मादा प्रजनन अंग है। ये दोनों मिलकर ही फूल के जीवन के सबसे बड़े मकसद यानी प्रजनन को पूरा करते हैं। तो तीसरा चक्र है एंड्रोशियम यानी नर हिस्सा। इसमें एक फिलामेंट होता है जो एंथर को ऊपर की ओर उठाए रखता है, और ये एंथर ही असली पेलोड जनरेटर है जहां परागकण बनते हैं। यही परागकण नर जेनेटिक जानकारी को आगे ले जाते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि यही पराग मधुमक्खियों के लिए शहद बनाने का कच्चा माल भी होता है। और अब सबसे भीतरी यानी चौथा चक्र गाइनोशियम, जो कि मादा कोर है। इसकी बनावट एक रास्ते की तरह है। सबसे ऊपर है स्टिग्मा, जो परागकणों के लिए एक लैंडिंग जोन की तरह काम करता है। बीच का हिस्सा स्टाइल एक रास्ते जैसा है जिससे पराग नली नीचे जाती है, और सबसे नीचे है अंडाशय, जिसे हम द क्रूसिबल कह सकते हैं, जहां असल में एक नए जीवन का निर्माण होता है। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। इस स्लाइड का मैट्रिक्स इन चारों चक्रों को बहुत साफ साफ दिखाता है। पहला कैलिक्स सुरक्षा के लिए, दूसरा कोरोला आकर्षण के लिए, और तीसरा और चौथा एंड्रोशियम और गाइनोशियम सीधे सीधे प्रजनन के लिए। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे हर हिस्से का एक बहुत खास काम है। अब जब हमने सारे हिस्सों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर अपना आखिरी लक्ष्य कैसे पूरा करते हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमैक्स है। ये प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले परागकण एंथर से निकलते हैं, फिर हवा या कीरों के जरिए वे स्टिग्मा पर उतरते हैं और वहीं चिपक जाते हैं। इसके बाद स्टाइल के अंदर से एक पराग नली नीचे अंडाशय की ओर बढ़ती है, और अंत में चौथा स्टेप नर पेलोड अंडाशय में मादा बीजांड के साथ मिल जाता है। इसी जादुई मिलन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये मुश्किल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो फिर आगे क्या होता है?
इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है? फर्टिलाइजेशन के बाद एक अद्भुत डबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक तरफ निषेचित बीजांड एक बीज में बदलने लगता है जिसमें भविष्य का पौधा छिपा होता है, और ठीक उसी समय उसके चारों ओर की अंडाशय की दीवारें फूलकर एक रसीले फल में बदल जाती हैं जो उस कीमती बीज की रक्षा करता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि एक फूल सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का एक ढेर नहीं है, ये एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड और परफेक्ट मशीन है। बाहरी सुरक्षा कवच से लेकर आकर्षण के रंगीन संकेतों तक और प्रजनन के आंतरिक इंजन तक, हर हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। हर एक परत, हर एक हिस्सा सिर्फ एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए बना है, एक बीज बनाना और अगली पीढ़ी को सुनिश्चित करना। तो अगली बार जब कोई फूल दिखे तो उसे सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार समझिएगा।